आज वीडियो में 2 जगह देवत्याई का नाम लूँगा और कल उससे पूछूंगा तेरा नाम कहाँ कहाँ लिया, अगर तूने वीडियो देखी। चलो जी, कल हमने आपको कहा था कि फाइनेंसिंग का क्वेश्चन, सॉरी इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन रहता है, वो करा दूंगा और फिर आज इन फाइनेंसिंग स्टार्ट करा देंगे। होमवर्क आप सब ने कर ही लिया होगा, कुछ की शक्लें मुझे दिख ही रही हैं। होमवर्क के नाम पे तो उन्हें पता ही नहीं होता, होम पे वर्क भी करना होता है। बताओ आते ही क्या कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। घर वालों ने पैसे दे रखे हैं वहाँ जाके पढ़ने के, यहाँ आके मोबाइल चलाते हैं। चलो भाई, लोकल जैन क्वेश्चन पढ़ दो 23, पेज नंबर 6.42। मेरा मार्कर कौन ले गया उठा के यहाँ से? अरे यार ब्लैक बिल्कुल नया मार्कर खरीदा हुआ है भाई। लोकल जैन क्वेश्चन पढ़ दो 23, नहीं 23, 24 तो फाइनेंसिंग का है। सर सेम ही कंसेप्ट सेम ही है। मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, कर दो स्किप, करा देता हूँ क्वेश्चन। अरे सर सेम है, बिल्कुल हो गया सेम एग्जैक्ट। अरे इन्होंने नहीं किया हो भाई, इधर पीछे हैं, करा देता हूँ। कोई बात नहीं, आप पढ़ दो बस। भारत गैस लिमिटेड 6.42 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑल्सो शो द वर्किंग क्लियरली प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट। लेजर बनाने के साथ साथ आपको वर्किंग शो करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो आप ना भी कहते, मैं तो तब भी ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है जी, चलो जी। वर्किंग शो करना मतलब लेजर ही तो। हाँ, वर्किंग शो करने का मतलब है लेजर बना के दिखाना। ठीक है जी, लेजर तो बगैर लेजर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, वर्किंग क्या। पढ़ो जी। और हम कितने सारे बैलेंसेज किए मैंने, 1 2 3 4 5 6 लेजर बनाऊंगा, या मैं लेजर सिर्फ उसका बनाऊंगा जिसके मुझे सर जिसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, पढ़ दो भाई। बस तुमने ही नहीं पढ़ा अभी तक, मैं 4 बार बोल दिया। मैं पढ़ने लगता हूँ, अभी तक पढ़ने लगा तो मैं क्या करूँ। From the following particulars of our limited calculate cash flow from investment activities, also show the working clearly properly preparing the ledger accounts. ठीक है जी। Patents were written off to extent 40,000 and some patents were sold at a counter. सोल्ड भी बता रखा और पेटेंट पे लगने वाला डेप भी बता रखा। डेप मतलब एक तरह से राइट ऑफ है वो, एमोर्टाइजेशन। पेटेंट्स का अकाउंट बना लेते हैं। पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। ये देव त्यागी का नाम, ये देव त्यागी है यहाँ पे। देव त्यागी, मैं तुम्हारा नाम बोल रहा हूँ। अगर कल तूने यहाँ नाम ना बताया अपना पेटेंट के बाद, 280 और 160 बाय बैलेंस 160। कुछ सेल करे हैं, कुछ पेटेंट राइट ऑफ हुए हैं। कितने के राइट ऑफ हुए हैं? कुछ पेटेंट गलत। क्या कह सकते हैं भाई, अंदाजे ही इतने बेकार हैं तुम लोग। टोटल कर लो, 220, 220 में से माइनस करो 280। ये क्या हो गया? अभी आपने वो तो लगाया नहीं, वो क्या अब आया ना भाई, अब आया ना शर्त तो रिजल्ट की लगी थी दोनों आ गई ना, चुप बैठा रहे। ओह, प्रॉफिट गिवन है 46,000 रुपये का राइट ऑफ हुआ है और कुछ पेटेंट बेचा है। कितने गेन पे? ये 3 लाख आ रहा है और ये आ रहा है 3 लाख माइनस 2 लाख
1 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाते नहीं। राइट ऑफ और पीएल, ये राइट ऑफ है। राइट ऑफ और गेन कहाँ चले जाएंगे? स्टेप नंबर 2। तो रह क्या गया हमारे पास? परचेज भी है, सेल ही हुई है 1 लाख में, तो सेल हुई है पैसा आ रहा। बहुत बढ़िया। मशीनरी के बारे में कुछ बता रखा है। मशीनरी की कॉस्टिंग लिखना पड़ेगा पहले। कॉस्टिंग लेस एक्यूमुलेटेड डेप, जिसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर का डेप, आ जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में से लेस होता है क्या? सेल प्राइस, तो आ जाती है लॉस या प्रॉफिट। पहले अकाउंट बना लेते हैं मशीनरी का। सर ओपनिंग है 10,20,000। ओपनिंग है 10,20,000। तो सर क्लोजिंग है 12,40,000। और क्लोजिंग है 12,40,000। आगे देखते हैं। कॉस्टिंग थी 1,40,000। डेप लगाया देर ऑन, 60, तो वैल्यू आ गई 80, 80 की चीज। 50 में बेच दी, 30 का लॉस। हमें सिर्फ 2 चीज चाहिए, सेल और लॉस। कितने में सेल करी? 50 में सेल करी। बाय बैंक लॉस भी उस साइड ही है। 50, लॉस भी इधर ही आएगा 30 का। PNL। और सर ओवरऑल डेप भी लगा है 1,40। ओवरऑल डेप यहीं आ जाएगा। बाय डेप, ये करंट ईयर का है 1,40। अगर ये 1,40, अगर ये एक्यूमेट डेप होता तो 1,40 फिर यहाँ ना आता, फिर यहाँ पे ये वाला डेप आता। लेकिन दोनों डेप गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन में एक्यूमेट डेप से इसलिए गिवन है। सर आ रहे 14,60,000। ये नहीं ये अच्छा 14,60,000 में से 4,40,000 इधर आ जाएगा परचेज। टू बैंक, सर एक बार ऑर्डर देखते हैं। बीच में लूंगा ना मैं। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं आएंगे नहीं। यहाँ पे कितने देर? डेप और पीएल स्टेप नंबर 2 में चले जाएंगे। रह गया क्या? परचेज और सेल। सेल ऑफ, सर सेल हुई है 50 की, परचेज हुई है 4,40। परचेज हुई है 4,40 ब्रैकेट लगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा। ए होए कितने अकाउंट बनेंगे? 31 मार्च 26 को 10 पेंट इन्वेस्टमेंट आपने और परचेज कर लिया 1,80,000 पे। डेट एंड की दी हुई है, तो जो ब्याज निकलेगा वो किस पे निकल जाएगा? डे है, सर ओपनिंग भी निकालो। निकाल देंगे वो तो। हम अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई, बना देता हूँ। पेटेंट को इरेज कर दो ना सर। अरे नहीं भाई, यही बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। लो क्या है ये? पेटेंट अकाउंट 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? अभी तो पेटेंट बना देते हैं। पेटेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा ना। पेटेंट क्यों बनाऊंगा? पेटेंट तो आप कह रहे थे, रब कर दो। सर 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग 60 60 की क्लोजिंग है। कुछ परचेज करी है, यस 1,80 1,80 और सर कोई बेची थी और उस पे मिला है प्रॉफिट 20,000 का। प्रॉफिट इधर आएगा। यही है सर। और क्या है? सर इंटरेस्ट तो ऊपर आएगा। इंटरेस्ट का लेना देना यहाँ कुछ नहीं है। इंटरेस्ट तो हम अलग से आता है। टोटल कर लो, क्या लग रहा है? 2,60,000 1 लाख। सर 1 लाख रुपए की सेल है। 1 लाख रुपए की सेल है, उसकी बुक वैल्यू क्या रही होगी? वैल्यू 80,000। बहुत बढ़िया। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में रह गया परचेज और
सर परचेज है 180 की और सेल है 1 लाख। परचेज है 180 की 180 में ब्रैकेट लगा देना 1 लाख। और इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे भाई 10% का? ओपनिंग पे ये अलग कहानी है। ओपनिंग भी निकाल, हाँ एक मिनट रुक जाओ, ये भाई कल कैलकुलेट करके बता रहा था, अब बताना कैलकुलेट करके। इंटरेस्ट ओपनिंग में निकलेगा क्लोजिंग में निकलेगा? सर वो लिखा होगा तो लिखा हुआ है, अब लिख आराम से देख के बताओ, टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप कल कह रहे थे ना सर मैंने सोच के ही बताया था, तो अब आप जब कल बता दिया था तो आज तो आपके लिए और पक्का हो गया होगा। कोई नहीं, और मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ ये अपने ओपनिंग में। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग की डेट है। बहुत बढ़िया। ओपनिंग है 60,000, 60,000 10% निकाल लो। 6000 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, फ्लो है वैसा है बहुत बढ़िया। सर 10% शेयर्स पे भी डिविडेंड मिला है 10,000 वो भी लिख लो। डिविडेंड कहाँ है? सर चौथा पॉइंट में डिविडेंड है एमरटेक्स लिमिटेड के, ओपनिंग में एक थे क्लोजिंग में भी एक ही है, किसी पे ही निकाल लो, एक ही बात है। अगर चाहे चेंज होता, एक होता वो फिर 2 होता, फिर सर पेडेंट वो डिविडेंड तो शुरुआत में ही है, वहीं वहीं तो लगेगा। डिविडेंड रिसीव हुआ है कितने का? आगे बढ़ते हैं। एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो आपने सरप्लस फंड से परचेज किया था, उसका आपको रेंट रिसीव हो रहा है। रेंट 30,000। ऊपर से एक एक आइटम को चेक करते हैं, सबका हमने यूज़ कर लिया है क्या? गुडविल बढ़ रही है, परचेज ऑफ गुडविल कितने रुपए की सर क्या आपने गुडविल की वैल्यू खुद बढ़ गई है? गुडविल की वैल्यू खुद बढ़ गई है पूरी चीज़ उसे हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। इसमें बता दें क्या बात है, आपने कितनी बढ़िया बात करी, पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुका है पार्टनरशिप में, पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए यार तुम। पार्टनरशिप का चैप्टर AS 26 जहाँ मैंने बताया था गुडविल आर ऑफ 2 टाइप, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते और जो परचेज गुडविल है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। कितनी बढ़िया, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है जो भी है कितनी बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया। चलो लेकिन आपका दिमाग कुछ चल गया। चलो ये सिर्फ ये मत सोचो ये तुम्हें नहीं, ये किसी को भी नहीं पता था, ये तुम्हारा तो दिमाग ये बस चल गया इसलिए कि तुमने पूछ लिया। पता है किसी को भी नहीं है कि परचेज गुडविल लिखते हैं सेल्फ जनरेटेड। गुडविल 2 तरह की होती है, जो खुद जनरेट करी जाती है और एक होता है जो पैसे दे के खरीदी जाती है। जिसके लिए आपने पेमेंट करी है तो वो तो गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं, जो आप सेल्फ जनरेट करते हो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते नहीं है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जहाँ में हमने चेंजिंग प्रॉफिट पढ़ाया था, वहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन सिखाई थी अलग अलग मेथड से। 5,24,000 कहाँ था मैं? अच्छा ऊपर से गुडविल आगे छोड़ दो, मतलब हो गया है। हाँ। पेटेंट हो चुका है, अकाउंट बना चुका, छोड़ दो। मशीनरी अकाउंट बना चुका, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना चुका, छोड़ दो। हो गया। इन्वेस्टमेंट इन लैंड को हमने यूज़ नहीं किया। सर सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। अरे तो 5,24,000 क्या सर यूज्ड आ रहा है? आउटफ्लो हैं? आउटफ्लो हाँ जी। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फिर तो। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने टोटल किया नहीं है, आपकी बात मान ली मैंने। तो मैच भी कर रहे हो। नहीं मैच तो करे, जो आप नीचे बताया देख के टोटल किया है। अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इन्वेस्टिंग आनी ही आनी चाहिए बच्चों। एग्जाम में हो सकता है 3 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, इतना तो नहीं आता, लेकिन 1-2 पॉइंट दे के इन्वेस्टिंग पूछ लेता है वो। ठीक है जी, अब हम फाइनेंसिंग सीखते हैं। रब कर देता हूँ जी। रब करते करते हम एक रब के बंदे को नाम कर याद कर लेते हैं। उस बंदे का नाम है देव त्यागी। वो रब का बंदा, उसे कल मैं रब कर दूंगा अगर वो उसका नाम मैं 2 बार ले चुका हूँ वीडियो में, उससे कल आगे पूछूंगा। लो जी, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहानी खत्म हो गई है। लो जी,
चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। सर देख लो ना, क्या देख लो कौन है। भाई घर में और कोई भी तो आ सकता है, या और कोई आ ही नहीं सकता। अरे तू शर्त छोड़। बैलेंस शीट में बच्चों एसेट्स कितनी तरह की होती है बच्चों? एसेट्स कितने तरह की होती है? नॉन करंट और लाइबिलिटी कितने तरह की होती है? कौन कौन सी? इसका फोन तेरे गाल पे चिपका दूंगा मैं, सर वो खुद देखना है। और फिर वीडियो बनाइए इसकी कि मेरे गाल पे सर ने फोन चिपका दिया। सुनो बच्चों, जब मैंने आपको, देखो मैं भूल गया ना, जो मैंने आप जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिखाया था, हमने इन्हें यूज़ कर लिया था। CA/CL का डिफरेंस, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। कुछ दिनों से बच्चों हम इन्वेस्टिंग डील कर रहे हैं, वो नॉन करंट एसेट्स पे ही देखा हो आपने, भी इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया था। सिर्फ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, हाँ ठीक है ना, वो यहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो रह क्या गया? शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, ये पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें वो आएंगी क्या डिबेंचर वगैरह? हाँ, अब आप लोगों को इनके अंदर के आइटम तो याद ही होंगे, जब मैं आपको कई दिन से हेडिंग्स याद करा रहा था, और इसीलिए मैं कह रहा था याद कर लेना, है ना। तो भाई हमें बताना एक बार, पब्लिक डिपॉजिट की मेजर हेडिंग सब हेडिंग क्या है? पब्लिक डिपॉजिट तो सर आता है, मेजर हेड सब हेड बताना है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो तुम भीग थोड़े ही रहे हो। वो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म और उसके अंदर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब है जो पैसा आप लोगों से उधार पे लेके आए हो। तो जब आपकी लायबिलिटी, इस बात ध्यान सुनना, जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, आपने इधर, जब आप इधर समझे थे तो आप इसका उल्टा हो जाता है। जब आपकी एसिड बढ़ती है तो इसका मतलब है पैसा जाता है, परचेज करी। लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ती है, इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मतलब वो उल्टे ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है जी, ऐसा कानून है, उल्टी नहीं है, का कंसेप्ट है ही ऐसा। भाई आपके पास, इधर सुनना भाई, आपकी एसेट्स की बात कर लेता हूँ। बिल्डिंग थी 10 लाख की थी, 10 से 20 हो गई, इसका क्या मतलब है? गुडविल परचेज करी होगी 10 लाख की, तो पैसा आया होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, इधर समझ लेते हैं, शेयर्स की बात कर लेते हैं। इक्विटी शेयर, पहले शेयर 5 लाख के थे, अब शेयर 15 लाख के हो गए हैं। शेयर 5 से 15, शेयर भी लायबिलिटी है, चाहे इक्विटी कहूँ चाहे प्रेफरेंस कहूँ, ठीक है जी। ऐसे ही डिबेंचर कहूँ, बैंक लोन कहूँ, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, कुछ भी हो सकता है। वो 5 से 15 हो गया, इसका क्या मतलब? लायबिलिटी बढ़ने में क्या होगा? पैसा आएगा। ठीक है जी। जब आप कहते हैं सर बिल्डिंग परचेज करी है तो पैसा जाता है, मतलब बिल्डिंग बढ़ तो रही है 10 लाख से, लेकिन उसे आप लिखते हो परचेज ऑफ बिल्डिंग ब्रैकेट में, आउटफ्लो ऑफ कैश। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है जी। हम बच्चों, मैं यहाँ कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहा, मैं कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख रहा हूँ। कभी आपको ऐसा लगना शुरू है कि यार लायबिलिटी बढ़ भी गई और इसने उसे माइनस में लिखा। भाई लायबिलिटी बढ़ने में पैसा आ जाता है, एसेट बढ़ने में पैसा चला जाता है। ठीक है जी। ये कुछ गलत बात भी नहीं है बच्चों, अपने दिमाग में ऐसा क्यों लगता है कि यार ये कुछ उल्टा बता रहा है? मैं कुछ उल्टा नहीं बता रहा, कंसेप्ट ही ऐसे है भाई। ठीक है जी। लो जी, और आप लोगों इनके अंदर के आइटम तो बहुत अच्छे से याद ही हैं आप सबको, जैसे मैं याद करा रखी है। तो इलेक्शन 24 देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और सीधा फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ नहीं कराना। ठीक है जी। सर फाइनेंसिंग में कितने दिन लगेंगे?
एक दिन बस यही आज का दिन लगता है भाई, बाकी तो मैं कल से क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा पूरा फुल फ्लेज कैश फ्लो। आज मतलब चैप्टर खत्म है। आज चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक तो मैं टुकड़ों में बता रहा था ऐसा ऐसा, अब मैं इन तीनों को जोड़ के बताऊंगा कल से कि तीनों को जोड़ के एक फुल फ्लेज कैश फ्लो कैसे बनता है विद प्रेजेंटेशन। कल भी आना जरूरी है। हाँ, उसके बाद आप छुट्टी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन कल जरूर आ जाना। ठीक है, कल ये तो करा दो। हाँ, ये तो मैं करा ही रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, पढ़ो लोकल जैन, आप ही पढ़ो। यार सर, आज आपका ही टाइम खराब है, तुम भी तो मेरे पीछे पड़े हुए हो गधे। आपने तो कुछ बोल रखा, बजा लो। हाँ तो मैं कुछ बोल रखा, मुझे कुछ हो। नहीं, मैं तो ये अनसेड रूल है। सर ये भी तो खुद ही पढ़ने आ रहा। हाँ मैंने तो नहीं कहा तुम्हें मेरे पे पढ़। अब भी नहीं रहा। चलो भाई, तुम वीडियो ये वीडियो तो नहीं बना रहे ना। 24 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ओह सॉरी भैया, मैं 24 करा रहा हूँ। देव त्यागी, अगर तूने वीडियो ना देखी तुझे कल मैं रब कर दूंगा आगे। इसको बोलो कि ये वर्ड कमेंट करे, देखते ही करता है। हाँ ठीक है, करवाएंगे। करो ना। तो क्या ये देव त्यागी को बोलो कि देव त्यागी कमेंट कर। देव त्यागी कमेंट कर देना इलस्ट्रेटेड 24 पढ़ दो। From the following particulars, calculate cash flow from the financing अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ गए। 3 एक्टिविटी के आइटम गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अकाउंट नहीं बनते, अकाउंट सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही बनते हैं, वो भी 2 या मैक्स 3, ठीक है ना। एग्जाम में 2 भी नहीं आते अकाउंट, एक ही आता है बनाने को, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है, इससे ऊपर एग्जाम में अकाउंट नहीं आते। मैंने तो आपको बहुत सारे बनवा दिए, लेकिन किसका आ जाए वो नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैंने आपको सारे बताए हैं, ठीक है जी। पहले एडिशन इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे और फिर चीज़ों को पुट करते रहेंगे। शुरुआत मतलब जो आपके पास इक्विटी शेयर शुरुआत में थे 31 मार्च 2025 में कितने के थे? 8 और 31 मार्च 26 पे कितने हो गए? 8 लाख। तो मतलब आपने नए कितने शेयर बेचे होंगे? 2 लाख के। तो जब 2 लाख के शेयर बेचे, लोगों से पैसे लिए, लेकिन वो 2 लाख के शेयर आपने लोगों को 15% महंगे दिए, तो कितने महंगे दिए होंगे? 2,30,000 रुपये। तो 2,30,000 रुपये आपके पास आए होंगे भाई, 2,30,000 ही तो आए होंगे। तो जब शेयर इशू करते हैं तो पैसे आते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने रुपए आए? 2,30,000। अगर बुक में देखोगे 2,20,000 लिखा होगा। डिफरेंस का 15% है ना। हाँ, ये डिफरेंस का 15% है, क्योंकि मुझे वो चीज़ ही महंगी बेची है। बुक में हो सकता है 2,20,000 लिखा हो आंसर में, कुछ और भी लिखा है, हम बाद में यूज़ करेंगे, उसे बाद में कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 12% preference share were redeemed at a premium। बच्चे मैंने आपको बताया था रिडीम का क्या मतलब होता है। मतलब लोगों ने ले लिया, बेच दिए। मतलब पैसा ले लिया ना। हाँ, लोगों को उनसे दिए हुए पैसे लौटा दिए, उनसे अपने शेयर वापस ले लिए, ठीक है जी। शेयर खरीद इशू करने का मतलब होता है, शेयर इशू करने का मतलब डिबेंचर इशू करने का, शेयर का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं कि लोगों को शेयर दिए, ये शेयर का टुकड़ा है, ये दिया, लो और इनसे पैसे छीन लिए, मतलब इनसे पैसे ले लिए, इसे बोलते हैं इशू कर देना। तो अभी मैंने शेयर इशू किए, 2 लाख की चीज़ इसे 2,30,000 में बेच दी, तो इससे 2,30,000 मैंने ले लिए, ठीक है। अब पैसे आ गए मेरे पास, उन पैसों से मैंने क्या किया होगा? जो ऑलरेडी किसी से उधार लिया हुआ था शेयर बेच के, मैं उनके पास गया, मैं कहा लाओ जी मेरे शेयर वापस दे दो। उसने लाओ हमारे पैसे वापस दो, तो मैंने इससे लिए हुए पैसे इसे दे दिए। मैंने कहा ये लो, तुम लो, ये लो पैसे, और इनसे अपने क्या ले लिए? अबे पैसे देके शेयर वापस, उसे बोलते हैं रिडीम कर देना, ठीक है जी। तो मैंने कितने डिबेंचर रिडीम के प्रेफरेंस शेयर बताना बच्चों। शुरुआत में कितने थे प्रेफरेंस शेयर? 2 लाख। 0 सॉरी, शुरुआत में थे 2 लाख, अब हो गए हैं, इसका मतलब मैंने सारे पैसे लौटा दिए। सारे बेच दिए। और कितने कुछ एक्स्ट्रा भी दिए इन्हें? हाँ जी दिए। कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए? 5% का भी। वो कितना होगा? 10,000। तो मैंने लोगों को कितने में लौटाए होंगे? 2,10,000। ये प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। वो 2 प्रीमियम थे, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर वही पे और उसकी मेजर हेड और सब हेड क्या थे? सर मेजर हेड तो नॉन करंट लायबिलिटी, वो तो ऑब्वियसली सबको ही पता है। और वो अदर नहीं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भाई, ठीक है जी। तो बच्चे जब मैंने रिडीम किए, तो रिडीम करने में क्या हुआ? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, चला गया, पैसे चले गए। कितने रुपए? 2,10,000। 2,10,000।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, अगला पॉइंट पढ़ो। लोकल जैन 14% of debentures were issued at a discount of 1%. डिबेंचर शुरुआत में कितने के थे और साल के अंत में कितने हो गए? तो मतलब मैंने और डिबेंचर बेचे, इशू किए, तो मैंने 1 लाख के नए डिबेंचर इशू कर दिए, लेकिन उन्हें 1% सस्ता बेच दिया। मतलब लोगों को मैंने कहा कि भाई देखिए है तो चीज़ 1 लाख की, लेकिन तुम 1% पैसा कम दे देना, तो तुम 99,000 में मुझे दे दो। लोगों ने खुशी खुशी खरीद लिए। तो डिबेंचर इशू करने पैसा आया होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। अगर नहीं समझ में आएगा भाई चाहे रट लेना, इशू करने पैसा आता है, रिडीम करने पैसा जाता है। अभी जैसे मैंने दिखाया भी, इशू करने पे इसे दिखाया ना, इशू किया पैसा आया, रिडीम करूंगा पैसा जाएगा। तो कितने रुपए आए होंगे हमारे पास? 99,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। Dividend paid on old preference shares of his बजाय मैंने डिविडेंड पे किया, भाई जब मैं लोगों से पैसे लूँगा, ये डिविडेंड से लोगों से ये प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे थे, लोगों को पैसे भी तो दूंगा ना, क्योंकि मुझे लोग मुझे फ्री में पैसे क्यों देंगे? लोग बावले हैं, हर बात पे मुझे लोग ब्याज कमाना चाहेगा। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, भाई इतना फर्क है। ठीक है जी, तो हमने डिविडेंड दिया, कितना डिविडेंड दिया? 24,000. जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग पे होने वाली इंक्रीज डिक्रीज कहाँ लिखते थे? इन्वेस्टिंग में। उससे होने वाली इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रेंटल इनकम कहाँ लिखते थे? इन्वेस्टिंग में। तो ऐसे ही जब शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का पैसा यहाँ लिखा जा रहा है, तो इनके ऊपर होने वाला जो खर्चा होगा, ब्याज दिया जाएगा, डिविडेंड, वो भी कहाँ लिखा जाएगा? इसी में लिखा जाएगा। और कहाँ लिखा जाएगा? याद है आपको बताया था इन्वेस्टिंग में, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, लेकिन डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। इस बात को खास ध्यान रखना, ये कॉमन एरर है बच्चों, हो जाता है। तो डिविडेंड पेड किया हमने, रिसीव होता इन्वेस्टिंग का पार्ट है। डिविडेंड पेड कितना पे किया? तो पैसा गया ब्रैकेट। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट पेड 14,000 पेड ऑन डिबेंचर, पैसा गया, वजह इसके अंदर मोस्टली पैसा जाता ही है। आगे Underwriting commission of equity share. बचे अंडर राइटर को जो बचे, जैसे मैंने डिबेंचर शेयर बेचे 2 लाख के, 10,000 की कमीशन कम नहीं. बहुत बढ़िया। ये 2 लाख के जो शेयर पीछे मैंने बिकवाए हैं, उसे मैंने कहा भाई देखिए चीज़ तो 2 लाख की है, तू थोड़ी सी महंगी बिकवा दे। उसने 30,000 रुपये महंगी बिकवा दूँ? मैंने कहा 2 लाख 30, कह रहा मेरा कमीशन। मैंने कहा 10,000 तेरे, तो मेरे पास नेट कितने आए होंगे? 220। अब बच्चे ये पॉइंट लिखा तो एंड में है। अब आपने कहा सर इस पॉइंट को आप तो करेक्ट कर दोगे, हमें कैसे पता लगेगा? या तो आप इसे इसमें से लेस करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, या अलग से लिख दो अंडर राइटर कमीशन 10,000 रुपये। लेकिन सर फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना? हाँ मैंने कहा ना भाई जैसे आपको समझ में आता है वैसा कर लो। मुझे तो देखो इतना टाइम लगेगा, मैं तो यूँ कर दूंगा, मुझे तो इतना ही टाइम लगा, लेकिन आप कैसे ठीक करोगे? तो वहाँ उसे काट के ठीक करोगे या अलग से लिख देना, जैसे समझ में आता है वैसे कर देना। ठीक है ना? एग्जाम में इतना बड़ा पॉइंट नहीं आता कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, तो 7-8 गिवन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टिंग में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब बताएगा। एग्जाम में बहुत छोटा सा हर पार्ट को, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, वो बहुत थोड़ा पूछेगा। ठीक है जी? जैसे शादी में, जैसे अभी आप शादी में जाते हो तो शादी में आप हर आइटम में थोड़ा खाने की कोशिश करते हो ना, कहीं ऐसा ना हो कल को मुझे कहे तूने वो नहीं खाया, तो मैं हर आइटम एटलीस्ट कोई खा लूँगा। तो ऐसे ही, हाँ ऐसा होता नहीं क्या? ऐसा होता है। जब आप शादी में जा रहे होते हो तो आप काउंटर यहाँ शुरू है ना, बस ठीक है अब यहाँ से लाइन में जाऊँगा आगे और आखिरी तक जाके जाऊँगा और आखिरी में पानी यहाँ से खा के जाऊँगा। वो होता है ना कि ये वाला गेट एंट्री होगी, यहाँ रखा है पानी और इधर से शुरू हो गया कोल्ड ड्रिंक, इधर से होते यहाँ होते कल को ये नहीं कहते अरे तूने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी वहाँ, कहाँ तो वो रह गया था। तो इसी हिसाब से कैश फ्लो में भी वो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंस हर चीज़ थोड़ा पूछेगा। ठीक है जी? आगे देखते हैं। अंडरराइटर कमीशन दिया, हो गया पॉइंट। लास्ट क्या लिखा हुआ है? ओ भाई पढ़ दे आगे। Proposed dividend on equity shares for the year 31st March 2000. बजे करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कोई कहीं यूज नहीं है, ये लिखा हुआ है ऐसे नहीं। आज से 5 साल पहले इसका यूज हुआ करता था। अब नहीं है कुछ. नहीं करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का यूज है। पहले दोनों का यूज हुआ करता था। मुझे पहले जो प्रपोज डिविडेंड है ना, एक चीज़ देखो, चलो आपने आज बात कर ही दी है, मैं आपको बचे पेज नंबर 1.28 पे आओ।
जहाँ मैंने वो आपको मेजर एट सब पढ़ाए थे, याद है आपको बच्चों? यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कंटिजेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है। कंटिजेंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ो प्रपोज डिविडेंड। बच्चे ये पहले ना प्रपोज डिविडेंड आज से 5 साल पहले यहाँ नहीं हुआ करता था, ये पहले कहीं और हुआ करता था। जो आपको ऊपर हेडिंग्स याद कराई थी ना, तो पहले प्रपोज डिविडेंड उनमें कहीं आया करता था। तो अगर आपको कहीं किसी अपने आज से 2015, 16, 17, 18, 20 तक की बुक मिल जाए, 20 या शायद 19 तक, तो उसमें देखना प्रपोज डिविडेंड कहीं और ही लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर लिखा हुआ था वो, ठीक है ना। तो वहाँ से हटा दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने का मतलब है अकाउंटिंग में कुछ चेंज है, उन्होंने कहा नहीं यार इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लगा तो हटा दिया। तो उसका ऐसा नहीं है वहाँ से हटा उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अकाउंटिंग में बहुत जगह चेंज आ गया। तो कैश फ्लो में चेंज ये आया कि प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का है उसमें कहीं कोई यूज़ नहीं है, प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है उसका यूज़ है यहाँ। प्रपोज डिविडेंड मतलब आपने डिविडेंड पे किया, तो पे किया होगा पैसा ये है प्रीवियस ईयर 90,000। और बच्चा आपको याद है प्रपोज डिविडेंड मैंने एक जगह और यूज़ करवाया था, स्टेप नंबर 1 में। वहाँ पे बच्चे हमने ऐसे लिखा डिफरेंस ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड जो कभी आया ही नहीं था। ये वही प्रपोज डिविडेंड है जो स्टेप नंबर 1 में ऐड भी हो जाएगा। इसका डबल इफेक्ट लेके चलूँगा मैं, एक बार यहाँ लिखूँगा, एक बार उसे मैं वहाँ ऐड करूँगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको याद होगा, आपको मुझे स्टेप नंबर 2 में मैंने ऐड करवाया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन करवा रहा था। ऐसे ही ये डिविडेंड पेड वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। बस और तो कुछ नहीं है। नोट नंबर 1 में तो ऑलमोस्ट चीज़ें जुड़ रही है। हाँ, आगे बढ़े। जो ऊपर आ जाओ, आइटम को देख लो, कोई आइटम रह तो नहीं गया। इक्विटी शेयर हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर इसका इंक्रीज डिक्रीज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे डिविडेंड पे 12% था, डिविडेंड पे 14% था, वो मैं कैलकुलेट करता अगर ये आइटम गिवन ना होते। ये देखो ये गिवन है, ये गिवन है, अगर ये गिवन ना होते, ये 24,000 रुपये और ये 14,000 रुपये ये उसी का है, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो। ये जो 24,000 रुपये है ये 12% है, ये 12% है 2 लाख का। अगर आप चाहे कैलकुलेट कर भी लो, ये जो वो 12% मैंने छोड़ा नहीं है, ये जो 24,000 रुपये है वो 2 लाख का 12% है, और ये जो 14,000 रुपये है ये डिवेंचर 1 लाख का 14% है। ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है, ध्यान रखना। ये कॉमन एरर छूट जाते हैं, और तो मुझे लगता नहीं डिवेंचर के आगे अगर इंटरेस्ट रेट लेना हो तो 10% डिवेंचर लिखा होगा, वैसे जैसे नॉन डिवेंचर के आगे मुझे रेट लिखा होता है हमेशा 8%, 2%। डिवेंचर कभी सूखा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मतलब डिवेंचर से पहले रेट होगा ही होगा, क्योंकि वही तो उसकी ताकत है। क्योंकि डिवेंचर जब कोई कंपनी इशू करती है और कोई लोग उसे खरीदेंगे, इसी लालच में खरीदता है कि भैया मुझे डिवेंचर में इंटरेस्ट मिलेगा। रेट नहीं लिखा, कोई क्यों खरीदेगा भाई? सही बात, ठीक है जी। टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा क्या? पक्का? ब्रैकेट लगा देंगे, नाम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, सॉरी ठीक है जी। सर आपने अभी आगे कुछ हाँ, 1-2 और हैं, वो भी करा देता हूँ। सर एक सर आपने कहा था आपकी क्या? मैंने कब कहा? आपने वीडियो में देख लो क्या बोला मैंने? ये वाला आपकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर कल को हाँ, मैंने बोला था फाइनेंसिंग का ये लास्ट करा रहा हूँ, फिर मैं फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टार्ट करा रहा हूँ। आज आपके क्वेश्चन का यार मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। मैं अपनी बात तो बिन रहता। अरे सर सही बात है, 25 देखेंगे अरे आज तो यार, ऐसे में दिखता है ना तो आप जा पाओगे। अरे आप 25 करा दो, पढ़ाओ बस पढ़ाओ मत, यहीं बैठे रहेंगे आप पढ़ाओ मत। अच्छा भाई, मुझे मेरे कोचिंग में खाली बच्चे बैठे बिल्कुल बुरे लगते हैं। या तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा या मैं उन्हें घर भेजूंगा। और ये दो बच्चे हैं, इनके भैया भी लेने नहीं आएंगे, कॉल कर दो, ठीक है ना। अबे तो उसे पढ़ा दो सर। एक तो रजत ने भी बोल दिया
रजत सर ऐसा बोल ही नहीं सकते भाई। सर आप 25 के बाद मत करो ना, 25 के 25 लास्ट है, चलो ठीक है जल्दी जल्दी करो, फटाफट। भाई। जल्दी जल्दी क्या, मुझे कोई अवार्ड जीतना है, जितना टाइम लगा उतना तो कराऊंगा भाई, ठीक है ना। लो जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी जाता है ऐसे से। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स खंडूजा, ये क्या है भाई, खंडूजा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग पूछ रहा है, लो जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे नहीं भाई, अच्छा नहीं, ये ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो भाई वो 8 है। अब फ्रॉम, इन्होंने 2 स्टेप मिला दिए, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है ना। और यहाँ बना लेते हैं स्टेप नंबर सी। भाई बी तो नहीं पूछा ना, बी नहीं है, तो इसमें तो इन्वेस्टिंग क्वेश्चन के हिसाब से तो बी है ना सर। हाँ वैसे कोई मैं सी लिखता हूँ, मुझे ज़्यादा फाइनेंसिंग को मैं सी बोलता हूँ, ऑपरेटिंग को ए बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग को बी बोलता हूँ, मैं फाइनेंसिंग को सी बोलता हूँ, ठीक है ना। आप बी लिख दोगे वैसे कोई जोर पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है? ये तो बारिश बड़ी तेज ही आ गई। छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा पीएस उठा लाऊँ, उसे एचडी क्वालिटी में खेल लूँ। गाड़ी तो है ही मेरे पास, उसमें डाल लाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करें। क्या बढ़िया बात लिखी हुई है। इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएल का बैलेंस है और 10% डिवेंचर है। और पॉइंट लिखा हुआ है कि जी फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करे हैं हमने 10% के प्रीमियम पे। मतलब जो इक्विटी शेयर शुरुआत में 20 लाख के थे, अब वो 30 के हो गए हैं, तो मतलब 10 लाख के मैंने नए शेयर इशू कर दिए हैं। और 10 लाख के शेयर मैंने 10% के प्रीमियम पे इशू किए होंगे। मतलब कितने में इशू किए होंगे? 1 लाख। 1 लाख। कहाँ लिखा हुआ है? मतलब तो 10% हाँ। 1 लाख 11 लाख हो गया टोटल। तो मतलब मैंने 11 लाख के शेयर शेयर इशू किए होंगे। यार मैं यहाँ तो लिखना ही भूल गया। नोट नंबर 1 स्टार्ट होता है हमेशा डिफरेंस ऑफ पीएनएल, डिफरेंस ऑफ पी एंड एल। ऐड जनरल रिजर्व। कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। तो डायरेक्ट सीधी बात है, हमने शेयर इशू किए हैं तो हमें 11 लाख रुपए आए हैं। यहाँ लिख रहे हैं जी इशू ऑफ। सर 4 लाख है डिफरेंस ऑफ पीएनएल। भाई मैं शुरुआत से एक एक पॉइंट पढ़ूंगा भाई, मैं ऐसे नहीं मैं पढ़ता। नहीं नोट नंबर आगे बढ़ेंगे। इंटरिम डिविडेंड पे किया है आपने इक्विटी शेयर पे। 8%। तो जब सवाल ये है जो डिविडेंड निकलेगा वो किस पे निकलेगा? ओपनिंग में निकलेगा, क्लोजिंग में निकलेगा? ओपनिंग में नहीं है। कितना आ रहा है? इशू कितना आ रहा है? 16 160 आना चाहिए। ऐड कर लो इंटरिम। इंटरनेट होता है। अरे भाई डिविडेंड है ना। नहीं मुझे फ़र्क है, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में फ़र्क होता अरे है। क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ वैसे डिविडेंड तो आपको ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड कितना है? कहाँ गया? 20 लाख का आप निकाल लो 8%। 1,60,000। 1,60,000। इसका एक और ट्रीटमेंट होगा क्योंकि डिविडेंड इज अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो शेयर का पैसा यहाँ आया तो इसके ऊपर डिविडेंड भी कहाँ आएगा? यहाँ आना चाहिए। तो इसे वहाँ से हटाया है, ऐड किया मतलब वहाँ से हटाया है और यहाँ पे लिखा है इंटरिम डिविडेंड। तो मतलब ये आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ? ये है आउटफ्लो। अच्छा यहाँ से हटा दिया उधर लगा दिया। इंटरिम डिविडेंड पेड, यहाँ पे पेड ही आता है, रिसीव तो इन्वेस्टिंग में जाता है। आगे देखते हैं। कहते हैं जी प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम कर दिया 31 मार्च 26 पे 5% के प्रीमियम पे। प्रीमियम और रिडम्पशन वॉज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव ऑन इक्विटी शेयर। अरे वाह कितनी अच्छी बात है भाई। कितना है जी? 5 मतलब 11 लाख के पास। जो आपने प्रेफरेंस शेयर थे शुरुआत में 2 लाख के, अब वो 1 लाख के हो गए। इसका मतलब आपने कितने डिवेंचर रिडीम किए होंगे? 1 लाख 1 लाख के। 1 लाख के डिवेंचर 5% कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 रुपये। तो कितने रुपये लौटाए होंगे? 1 1,05,000 रुपये।
लिखते हैं जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बच्चे आपको पता है ना, बच्चे आपको पता है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होते हैं, इक्विटी शेयर कभी रिडीम नहीं होते। इक्विटी शेयर कभी रिडीम नहीं होते। रिडीम का मतलब पता है ना, कंपनी एक दिन ऐसा होता है कि आपके पैसे देके अपने शेयर वापस ले लेती है। डिबेंचर भी क्या नहीं नहीं देने पड़ेंगे बच्चे। ऐसे तो बच्चे एक बात बताओ, बैंक एक दिन तो होगा ना तुम्हारी एफडी रिडीम कर देगा, ये थोड़ी क्या मैं तो नहीं देता तेरी एफडी के पैसे कागज रख ले तू। बैंक एक टाइम तक आपको पॉलिसी सरेंडर कर देगा, मतलब आपके पैसे आपको फ़ोन करेगा सर एफडी पूरी हो गई है, हमने पैसे बैंक में निकाल, इसे एफडी को पूरी करी, क्या मैं देता सर अगर वो पैसे पड़े रहने पर इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा? मिलता है, सेविंग में ट्रांसफ़र होकर मिलना शुरू होता है। बैंक वाला एक टाइम में खुद ही उस पैसे को ऑटोमेटिक सेविंग में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आदमी इतना तेज होता है, उसे पता होता है एफडी वो 2 दिन पहले पहुंच जाता है, एफडी रिडीम नहीं हुई, क्या भाई साहब 2 दिन रुक तो जा। क्योंकि भाई हर कोई आदमी को एक एक पैसे का पता होता है। 6 महीने भी जाती है एफडी बच्चे, बताओ मैक्सिमम तो कुछ नहीं पता बच्चे। ऐसे 5 साल तक तो मैंने सुना है, 10 साल तक भी हो जाती होगी, टाइम पीरियड होता है। 5 साल के बाद दोबारा रिन्यू करा लो उसी पैसे को, बैंक में फ़ोन कर दो, या जहाँ आप बैंक में एफडी कराते हो ना और ठीक ठाक एफडी है तो बैंक वाले आपके टच में रहते हैं, आप फ़ोन नहीं कहते हो सर दोबारा रिन्यू कर देना, उसे एफडी को खुद कर देते हैं। 6 महीने बाद उसी एग्जैक्ट डेट पे वो करनी पड़ती है। नहीं ऐसा नहीं है कि आप उस दिन नहीं गए बैंक आया नहीं पैसे गए भाग यहाँ से नहीं भाई, एक हफ्ते का टाइम नहीं आपका सफिशिएंट टाइम होता है, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ना आया पैसे नहीं देने का तेरे भाग जा यहाँ से। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है जी, बस और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। ऊपर से शुरू करते हैं जी, क्या कहता है, इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। हमने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड निकाल दिया, डिविडेंड नहीं निकाला बच्चों मैंने। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ेगा कितना, 10%। सवाल ये आता है किस पे, ओपनिंग या क्लोजिंग पे, कितना आएगा? अगर 2 लाख का तो शेयर है 20,000 आएगा ना, 10% है ना। बच्चे आप क्लोजिंग पे ही निकाल लोगे, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग पे निकाल लोगे, क्वेश्चन में डेट गिवन है, लिखा हुआ है जो आपने रिडीम किया 31 मार्च 26 पे है। ओपनिंग पे निकाल लो ना, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। देखो मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ा, क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ आया तो एक बार यहाँ भी जाएगा। सर क्लोजिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, डिविडेंड ओपनिंग नहीं हुआ, पेड ऑन प्रेफरेंस कितना, 20,000। बच्चे उससे सिक्योरिटी प्रीमियम को ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। कहाँ करा था, जो 10 लाख के डिबेंचर इशू किए थे वो 10% महंगे बेचे थे, वो जो 1 लाख रुपए था वही था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक्चुअल में वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हुआ करता है 3-4 साल पहले, अब इसका नाम बेचारे का हटा के रिजर्व हटा के सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया है। तो आपने कहा सर ये तो 1 लाख है, 95 क्यों है ये? 5,000 रुपये बच्चे यहाँ चले गए थे, वो लाइन लिखी भी हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पीएल का डिफरेंस है हमारे पास 4 से 8 हो गया है, 4 लाख का। और क्या है, डिबेंचर का तो मैं चेंज है ही नहीं, इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ बस, 10 लाख का 10%, 1 लाख यहाँ लेस कर दो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितने रुपए, 1 लाख, और इसे यहाँ लिखा तो इसका एक और इफेक्ट जाएगा। ये स्टेप नंबर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से आएगा, ये नोट नंबर 1 से, मतलब इसका टोटल। और यहाँ पे फिर मैं एक लाइन लिखता हूँ, वो लाइन क्या है भाई आश्रय, वो लाइन क्या है, देखो अब लाइन बताएगा ये, वो लाइन बोल दो बस, वो हम एक लाइन लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक लाइन है वो लंबी चौड़ी सी। तब तक मैं टोटल देख लेता हूँ, टेक योर टाइम। सर टोटल तो आ रहा है 580 नोट नंबर 1।
आप बताएं वो लाइन क्या है? मारती बोल दो उसमें पता हो जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन सा है? ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने कहा सर ये भी था, ये भी था। हाँ देखो यहाँ हटा रखे हैं, यहाँ से हटा रखे हैं, नोट नंबर 1 में लिखे हुए हैं। ठीक है जी। आपने कहा सर ये यहाँ क्यों लिखे हुए हैं? इसके पीछे सॉल्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ क्या? इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट क्या है? इंक्रीमेंट देख लोगे, कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको, ढूंढते रहो। देख लो इधर से भाई आंसर तो मैच करेगा, चार्ट से अभी मैच कर देंगे बच्चे, हो जाएगा वो। जैसे डायरेक्ट ऐड करके लिखा हुआ है। तो इसने कैसे डैड? नहीं भाई लिखा हुआ है, ये देखो नोट नंबर 1 में नीचे। अच्छा ठीक है। सर 1 लाख है क्या? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इनकम। सॉरी, देखा क्या गलती कर दी मैंने? देखो बिल्कुल नहीं गलती, ये देख के ही लिख दिया, मतलब ये देख के ही लिख दिया। टोटल कर लो 4 लाख 5 लाख 580 580 वो आ गया 680 और 580 680 हो गया। 1 5.5 2 65 ये क्या है? 86 ये 86 को क्या नाम दिया जा सकता है? 85 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्चुअली बच्चे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, लेकिन CACL तो है ही नहीं, तो इसे मैंने सीधा ही आंसर बोला। नेट कैश फ्लो है ना, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर 295 आ रहा है माइनस करके। प्रॉफिट प्लस माइनस, एक सेकंड, नहीं ये तो प्लस ही आएगा भाई। 11 लाख रुपये पड़ा इतना आइटम बड़ा, हो गया सर क्वेश्चन। ये तो गलत है नहीं मैं कुछ और कैलकुलेट कर रहा था। यार। तुम भी गजब आदमी हो यार, 295 में लिखवा दिया। देख दिया कि क्या बोलेगा हमें। 7,17,000। अब मैं खुद कर हाँ, लूँगा। 7,17,000। मैंने 86 में से माइनस कर 7,15,000 रुपये आ रहा है गधो। अरे वो 2,000। अच्छा वो 20,000 तो 2,000। मैंने भी वही करा भाई। अब तो देख लिया पीछे से क्या। सबसे कैरेक्टर भाई मुझसे भी गलती हो जाती है यार, क्या? इंसान से तो होती है। सर इंसान है। और क्या बता रहा हूँ? हाँ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इजी पीजी। एक क्वेश्चन और देख लें। सर अब तो आपको बहुत है। थैंक यू सर। चलो बच्चों बस आज इतना ही रखते हैं बस। फाइनेंसिंग भी खत्म। कल छुट्टी मत करना, कल कोई भी। हम कल पूरा कैश फ्लो कैसे बनता है वो बनाएंगे। बाय बाय। बाय बच्चों, वीडियो बंद कर दो।